गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम था ध्वनि, साउंड। ध्वनि के बारे में बताया था कि ध्वनि साउंड वेव्स जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। एक तो बताया था मैंने पैरेलल, और एक होती है वर्टिकल। जो लाइट वेव्स होती हैं वो तो होती हैं वर्टिकल, और ये कैसे चलती हैं? पैरेलल चलती हैं। ध्वनि का अध्ययन किसमें किया जाता है? एकॉस्टिक्स में किया जाता है। जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वो कितनी होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आवृत्ति परिसर के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, एक होती है अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, और एक होती है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। श्रव्य तरंगों का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ऑडिबल वेव्स, श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्य तरंगों का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, याद रखना। क्यों? इन्हें कौन सुन सकता है अवश्रव्य तरंगों को? अवश्रव्य तरंगों जैसे वैसे पराश्रव्य को सुन सकते हैं कौन? चमगादड़ वगैरह सुन सकती है पराश्रव्य को। अवश्रव्य तरंगों का मतलब है जैसे हमारे हार्ट बीट, हमारा हृदय धड़क रहा है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे, यानी हृदय की धड़कन की आवृत्ति। जब पृथ्वी में भूकंप आता है तो उस समय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो उस समय भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति और हृदय की धड़कन की आवृत्ति कौन सी तरंगों के समान होती है? याद रखना, अवश्रव्य तरंगों के समान ही होती है। और पराश्रव्य तरंगों का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। और इन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। इन्हें कौन सुन सकता है? चमगादड़, पक्षी, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। चमगादड़ तो स्वयं एक ऐसा जीव है जिसमें स्वयं का अल्ट्रासोनिक सिस्टम पाया जाता है। ये स्वयं पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। ये शिकार के लिए, यानी उस पूरा रात में चलने के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्सर्जित करता है, जिसके कारण ही रात्रि में आसानी से ये चल पाता है। तो कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की श्रव्य, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ध्वनि की जो होते हैं मेनली 3 अभिलक्षण होते हैं। एक अभिलक्षण तो होता है तारत्व, एक अभिलक्षण होता है लाउडनेस जिसको कहते हैं प्रबलता, और एक होता है गुणता, इसको कहते हैं पिच, इसको कहते हैं लाउडनेस, इसको कहते हैं क्वालिटी। एक होता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता जो होती है, ये जो ध्वनि स्रोत है, वो ध्वनि स्रोत और जो सुनने वाला है, ऑडिटर है, वो उसके मध्य में जितनी रेडियस होती है उस रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। यानी आई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यानी जो जितना दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही ध्वनि की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम। भाई मैं बोल रहा हूं इसकी जो इंटेंसिटी है, आप मेरे जितना दूर होते जाओगे उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई समानुपाती 1/r स्क्वायर। और तारत्व का मतलब क्या होता है? तारत्व ध्वनि का एक प्रमुख अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी तथा पतली सुनाई देती है। हम कहते हैं ना कि ये ध्वनि पतली है, ये ध्वनि मोटी है। तो मोटी या पतली सुनाई देने का कारण क्या है? तारत्व पिच होता है। तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का मान बढ़ने पर तारत्व का मान बढ़ता है। आवृत्ति का मान बढ़ने पर तारत्व का मान बढ़ता है। और पुरुषों में आवृत्ति का मान अधिक कम होता है। पुरुषों में फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है, इसलिए इनकी आवाज कैसी होती है? मोटी होती है। जबकि महिलाओं में, याद रखना, तारत्व का मान क्या होता है?
अधिक होता है, आवृत्ति का मान अधिक होता है, इसलिए इनकी ध्वनि कैसी होती है? पतली तथा तीक्ष्ण होती है, बारीक होती है। दूसरा है प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है लाउडनेस, जिसमें हम कह सकते हैं तेज और एक होता है धीमी। एक तो होता है मोटी पतली हो गया, एक है तेज है या धीमी है। तो ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं? प्रबलता या लाउडनेस कहते हैं। वैसे ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। जैसे हम बात करें नॉर्मली जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 5 से 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक होता है फुसफुसाहट, यानी बहुत स्लो। अब यदि अपन बात करें तो स्लो बात में 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि, जैसे जैसे कोई तीसरा नहीं सुने, इतना स्लो यदि हम बात करें उसको क्या कहते हैं? 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम सामान्य बातचीत की बात करें, सामान्य वार्तालाप की बात करें, तो सामान्य वार्तालाप में लगभग 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम गुस्से में वार्तालाप करें, अब थोड़ा सा बढ़ता जाता है, अपन फिक्स नहीं कह सकते भाई कितने गुस्से में बात कर रहा है। और गुस्सा भी बहुतों का अलग अलग होता है। कई लोग गुस्से में भी धीरे बात करते हैं, कई लोग गुस्से में बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। जैसे हमारे एक सर हैं राजन चौधरी जी, आप नहीं परिचित नहीं होंगे, जिनके बाल कम है सिर पर, जो भी डायरेक्टर हैं। तो उनको गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा आता है ना तब भी वो उसी स्पीड से बात करते हैं जिस स्पीड में नॉर्मल बात करते हैं। वैसे उनको गुस्सा आता नहीं है 99%। मतलब आप कुछ भी कह लोगे ना तब भी गुस्सा नहीं आएगा, पहली बात तो। अगर कोई आप पे तो फिर आएगा ही नहीं, बच्चों पे तो आता ही नहीं है भाई। कोई वैसे भी कोई बात चल रही है, कोई प्रोफेशनल बात है, यदि उनको गुस्सा भी आया, उनको कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है ना, तो उसको भी वो सहज तरीके से व्यक्त करते हैं। मतलब उनको तो ये मान लो 20 से 30 में सारा काम हो जाता है। गुस्सा भी आए तो भी 30 डेसिबल है, नहीं आए तो भी 30 डेसिबल है, इससे ज्यादा लाउड ही नहीं है उनकी। तो गुस्से में वार्तालाप की बात करें तो लगभग 30 से 40, अभी 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, मेरा जैसा वो 70 तक भी पहुंचा दे। तो आवाज थोड़ा भारी होती है तो ज्यादा ही पहुंच जाए। ठीक है। नॉर्मली ये बातचीत दौरान होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की औसतन जो श्रव्य क्षमता होती है, कान की ऑडिबल पावर होती है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो 45 डेसिबल होती है। यानी 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है ना, उसको व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, यानी सुन सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, डीजे जब चलता है तो उस समय आनंद आता है कि डीजे चल गया, लेकिन वही डीजे यदि 1-2 घंटे लगातार चल गया ना, तो उसके बाद वो ध्वनि हमें बेकार लगने लग जाती है, यार अब तो इसको बंद करा दो। क्यों? क्योंकि 45 डेसिबल तक की ध्वनि हमें प्रिय लगती है, इससे ऊपर जाते ही पॉल्यूशन में जाता है, वो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। एक सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल की ध्वनि सफिशिएंट होती है, हर किसी के लिए नहीं। अब वो तो ऐसे हो, सब कितना डीजे चलता रहे बगल में तब भी नहीं जागे, बहुत से ऐसे नॉर्मली जाग जाते हैं। 50 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है तो व्यक्ति आसानी से जाग जाता है। अगर कोई व्यक्ति 85 से 90 डेसिबल की ध्वनि में प्रतिदिन 10 घंटे रहे, कोई ऐसी जगह काम करता है व्यक्ति, जैसे रेलवे का ड्राइवर है, हमेशा धड़ 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 में जीता है, तो यदि कोई 85-90 डेसिबल ध्वनि में प्रतिदिन 10 घंटे रहे, कोई मील वगैरह है जहां आवाज आती है, तो व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। बहरापन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अस्थाई बहरापन, अनस्टेबल, और एक होता है स्थाई बहरापन। अस्थाई का मतलब तो होता है, ये तो नॉर्मली जब अपन को बहुत ज्यादा ठंड वगैरह लग जाती है, कई बार जो काम हो जाता है, तब हो जाता है व्यक्ति बहरा। बहरे का मतलब है हल्के से कान बंद हो जाते हैं। एक नली होती है हमारी कंठ कर्ण नली, उसमें मोम जमा हो जाता है बैक्स, जब ऐसा लगता है थोड़े कान बंद से हो गए, ऐसा लगता है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, जब ठंड में अपन बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो तो ये कि 2-4 दिन में बॉम्ब बैक्स पिघलता है और अपन के कान खुल जाते हैं। लेकिन स्थायी बहरापन जो होता है, ये मध्य कर्ण, हमारा जो मिडिल ईयर होता है, उसके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपीज। जब ये हड्डियां निष्क्रिय हो जाती हैं धीरे धीरे वृद्धावस्था के समय, तब व्यक्ति स्थायी रूप से बहरा हो जाता है। और इससे जो बहरा होता है वो स्थायी रूप से ही बहरा होता है। अगर 90 डेसिबल ध्वनि में कोई लगातार 2-5 साल काम करे, 2-5 साल, तो कहीं ना कहीं नियमित रूप से उसकी श्रव्य क्षमता पर फर्क पड़ेगा। अपन ही जैसे कहीं तो मार्केट में चले जाते हैं, दिन भर हा हुड़ में रहते हैं, तो अपना ही थोड़ा सा शाम तक अपन बहुत मेंटली पजल्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नॉइज पॉल्यूशन वगैरह ही हमारी मेंटली डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। और बाकी जैसे रॉकेट है, तो रॉकेट से लगभग 160 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, मिसाइल से लगभग 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का फिक्स नहीं कह सकते अपन, लेकिन लाउड के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी 80 से 100 डेसिबल की ध्वनि तो मिनिमम उत्पन्न होती है। ट्रेन से भी लगभग 100 से 120 की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये अपने मिसाइल है, जेट यान है, एरोप्लेन वगैरह हैं, इनसे 100 से ऊपर डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे कानों के लिए अप्रिय ध्वनि होती है, हानिकारक ध्वनि होती है। और तीसरा एक लक्षण था गुणता, क्वालिटी।
गुणता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण समान आवृत्ति, समान फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड भी आ जाए ना, तब भी व्यक्ति उनमें अंतर को पहचान लेता है कई बार, उस लक्षण को गुणता कहते हैं। गुणता का मतलब है हर व्यक्ति की आवाज की क्वालिटी होती है। यानी जैसे आपके माने 5 भाई बहन हैं, कोई भी अदर नंबर रॉन्ग नंबर से फोन करता है और वो आपको हेलो कहता है, तो आप हेलो से कई बार पहचान जाते हो कि अरे कौन बोल रहा है। या जिससे आप लंबे समय से बात कर रहे हो, अचानक उसका 2-4 साल बाद फोन आ जाए तो तुरंत अपन पहचान जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है फोन आता है कोई, तो मैं तो बोलते हैं यार पहचान तो पा रहा हूँ लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। यानी आवाज तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, वो क्वालिटी होती है। भाई अपन अंदर बैठे हुए हैं, समान आवृत्ति माने 50 हर्ट्ज की किसी ने घंटी बजाई और 50 हर्ट्ज की किसी ने गाड़ी चलाई, तो अपन को पता लग जाएगा कि ये तो गाड़ी का हॉर्न है और ये घंटी की आवाज है। तो ये क्वालिटी गुणता कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणता कहलाती है। और आईएएस में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है जो रूम में बैठा हुआ है, बाहर वो मंदिर की घंटे की आवाज और रेलगाड़ी के हॉर्न की आवाज में अंतर कर लेता है कि किसकी आवाज है, ये किससे संबंधित है। तो कौन से लक्षण कारण पता लगता है? गुणता के कारण पता लगता है। आप मेरी आवाज को लगभग 2-3 महीने से सहन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अब मुझे पता लग जाएगा। जैसे मैं बगल क्लास में पढ़ाऊंगा ना, तो टीचर तो बहुत पढ़ाते हैं लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये उनकी आवाज है साइंस वाले सर की। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? गुणता कहलाती है। तो नीचे लिखना, कहां तक लिखा था उस दिन? तो ध्वनि का परावर्तन लिख लिया था हमने, रिफ्लेक्शन। अब नीचे लिखो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, आगे लिख लो 20 से 20 हजार हर्ट्ज। 20 से 20 हजार हर्ट्ज। 20 से 20 हजार हर्ट्ज। नीचे लिखो आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज। आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहले लिखो श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे को, इन तरंगों की आवृत्ति, इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20 हजार हर्ट्ज होती है। 20 से 20 हजार हर्ट्ज होती है। इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। इन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। दूसरी लिखना अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे को, इन तरंगों की आवृत्ति, इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। नीचे लिखना हृदय के धड़कन की आवृत्ति, हृदय की धड़कन की आवृत्ति
तथा भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति अवस्रब्य तरंगों के समान होती है। अवस्रब्य तरंगों के समान होती है। अवस्रब्य तरंगों के समान होती है। तीसरा लिखो पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे पराश्रव्य तरंगे को इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इन्हें चमगादड़ पक्षी आदि सुन सकते हैं। चमगादड़ पक्षी, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। जिनको चमगादड़ स्वयं एक ऐसा पक्षी है, वैसे स्तनधारी वर्ग में आता है, याद रखना मैमेलियन में आता है। ये चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जिसमें स्वयं का सोनार सिस्टम पाया जाता है। स्वयं का सोनार सिस्टम पाया जाता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब लिखो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। पहला लिखो सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में अगला लिखना दूध आदि में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को मारने में तीसरा लिखो समुद्र में डूबी हुई या समुद्र में गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने में
समुद्र में गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने में, गठिया तथा कैंसर रोग के उपचार में, गाउट्स, गठिया एंड कैंसर रोग के उपचार में। नीचे लिखो ध्वनि की तीव्रता, किसके लिए? हाँ, टारगेट वगैरह में इसी का यूज करेंगे। वैसे मेनली टारगेट को वो जो देखते हैं ना, वो तो रिफ्लेक्शन से दिख जाता है उनको। अटैक करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा जैसे कोई धुआं वगैरह है, उसका कोई कालिख जम जाता है, काला कलर, जैसे कोई बिल्डिंग है, धुआं बिल्कुल जम गया, उसको साफ करने में भी इनका यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक का। नीचे लिखो ध्वनि की तीव्रता में लिखना, किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता, किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता श्रोता तथा ध्वनि स्रोत के मध्य की दूरी की, ऑडियन, श्रोता तथा उस ध्वनि स्रोत के मध्य की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे लिखो अर्थ आई समानुपाती 1/r²। नीचे लिखो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल या बेल में भी मापते हैं, बेल भी इसका एक यूनिट होता है, डेसिबल में मापा जाता है। नीचे लिखो स्वस्थ, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के कानों की श्रव्य क्षमता, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के कानों की औसतन श्रव्य क्षमता 45 डेसिबल होती है। 45 डेसिबल होती है। नीचे देखो एक सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए लगभग 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। नीचे लिखो यदि कोई व्यक्ति 85 से 90 डेसिबल की ध्वनि में, यदि कोई व्यक्ति 85 से 90 डेसिबल की ध्वनि में प्रतिदिन 10 घंटे रहे
प्रतिदिन 10 घंटे रहे तो व्यक्ति बहरा हो जाता है। तो व्यक्ति बहरा हो जाता है। तो व्यक्ति बहरा हो जाता है। नीचे लिखो, सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान 5 से 10 डेसिबल। श्वसन क्रिया के दौरान 5 से 10 डेसिबल। फुसफुसाहट या धीरे से बातचीत करने में 10 से 20 डेसिबल। श्वसन क्रिया में तो 5 डेसिबल ही होती है लगभग, 10 थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 5 डेसिबल। और एक लिख लेना, मच्छर की भिनभिनाहट में लगभग जैसे 10 डेसिबल। मच्छर की भिनभिनाहट 10 डेसिबल। फुसफुसाहट 10 से 20 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप 20 से 30 डेसिबल। गुस्से में वार्तालाप 30 से 40 डेसिबल। लाउड स्पीकर, अब ये डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम खोल रखा है, 80 से 90 डेसिबल। रेल 100 से 120 डेसिबल। ईयर जेट विमान 120 से 140 डेसिबल। रॉकेट 140 से 160 डेसिबल। मिसाइल 160 से 180 डेसिबल। 160 से 180 डेसिबल। नीचे लिखना, ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के अभिलक्षण, पहला लिखना तारत्व, पिच। तारत्व, पिच को वह अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि, वह अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि मोटी तथा पतली सुनाई देती है। मोटी तथा पतली सुनाई देती है। तारत्व कहलाता है। नीचे को, तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। नीचे लिखना, पुरुषों में आवृत्ति तथा तारत्व का मान कम होता है। पुरुषों में तारत्व तथा आवृत्ति का मान कम होता है, जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है, मोटी सुनाई देती है। मोटी सुनाई देती है। नीचे लिखो, महिलाओं में तारत्व तथा आवृत्ति का मान
महिलाओं में तारत्व तथा आवृत्ति का मान अधिक होता है। तारत्व तथा आवृत्ति का मान अधिक होता है। इसलिए महिलाओं की ध्वनि तीक्ष्ण एवं बारीक होती है। इसलिए महिलाओं की ध्वनि तीक्ष्ण एवं बारीक होती है। शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में इसमें किसका तारत्व ज्यादा होता है? एक बार प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया हुआ है कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, इन दोनों में तारत्व किसका ज्यादा होता है, पिच किसका ज्यादा होता है? मच्छर का होता है। इसलिए मच्छर की ध्वनि थोड़ी सी अटैक करती है, मतलब तीक्ष्ण होती है, पतली होती है। नीचे लिख लेना, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व शेर की दहाड़ से अधिक होता है। शेर की दहाड़ से अधिक होता है। दूसरा लक्षण लिखना, प्रबलता, लाउडनेस, प्रबलता। प्रबलता में लिखो, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है, प्रबलता कहलाती है। तीसरा लिखो, गुणता, क्वालिटी। गुणता, क्वालिटी। को ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति वाली ध्वनियों में, समान तीव्रता एवं समान ध्वनि, समान आवृत्ति वाली ध्वनियों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह अभिलक्षण गुणता कहलाता है। जैसे बंद कमरे में एक बैठा व्यक्ति, जैसे बंद कमरे में एक बैठा व्यक्ति कमरे से बाहर की रेलगाड़ी के हॉर्न तथा मंदिर की घंटी की आवाज में अंतर स्पष्ट कर लेता है या पहचान लेता है, पहचान लेता है। नीचे लिखना, ध्वनि की चाल,
स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में होती है, ठोसों से कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। यानी यदि क्रम की बात करें हम तो ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस, और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में दो यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते। चाल के अनुसार क्रम लिख लेना इनका। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोसों में, ठोसों से कम द्रवों में और सबसे कम गैस में। नीचे लिखो, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड का ट्रांसमिशन तभी होगा जब कोई मीडियम होगा। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए अंतरिक्ष में दो यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते हैं। निर्वात इन वैक्यूम में नहीं हो सकता है इसलिए अंतरिक्ष में दो यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में, ठोस के अंदर भी किसमें होती है सबसे ज्यादा, याद रखना। वैसे जनरली स्टील बोलते हैं हम, लेकिन स्टील के साथ यदि एल्यूमिनियम ऑप्शन दे रखा है तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? एल्यूमिनियम में होती है, लगभग 6420 मीटर बटा सेकंड। और एल्यूमिनियम के बाद नंबर आता है निकेल का। निकेल में होती है लगभग 6040 मीटर बटा सेकंड। और स्टील या इस्पात की यदि हम बात करें तो इसमें होती है लगभग 5950 मीटर बटा सेकंड। फिर लोहे में और कम होती है, लगभग 5800 मीटर बटा सेकंड। जल यदि मैराइन वाटर है, समुद्री जल है, तो 1533 मीटर बटा सेकंड। और जल यदि अलवणीय है, मीठा पानी है, तो इसके अंदर लगभग 1498 मीटर बटा सेकंड। और वायु के अंदर वायु में ध्वनि की चाल होती है लगभग 332 मीटर बटा सेकंड। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मानी जाती है 332, और यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो ये लगभग होती है 346 मीटर बटा सेकंड।
तो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है, 6420 6420 मीटर बटा सेकंड। फिर नंबर आता है निकिल का 6040 मीटर बटा सेकंड। हालांकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम निकिल ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, सीधा क्या मिलता है, स्टील। तो फिर आंसर क्या, साउंड स्पीड। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर